कहानी की शुरुआत में हमें रऊफ नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसे कूड़े के ढेर में से एक लेडीज पर्स मिलता है। जब रऊफ ने उसे खोला तो उससे अंदर कुछ पैसे दिखाई देते हैं। रऊफ बिना किसी को बताए चुपके से इस पर्स को अपनी जेब में रख लेता है और अपने दोस्त गेड़ा को बुलाकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। रऊफ और गेड़ा एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर रऊफ पर्स के पैसे गिनता है और 150 रुपए अपने दोस्त को दे देता है। रऊफ पर्स को ध्यान से चेक करता है और उसके अंदर से होसे नाम का ID कार्ड, एक लॉटरी का टिकट और एक चाबी मिलती है। यही 3 मामूली चीजें रऊफ को आगे चलकर एक करोड़पति बना देती है। कुछ देर बाद पुलिस इस बस्ती में पहुंचती है और हर कूड़ा छानने वाले को उस पर्स को ढूंढने का 50 रुपए देने का वादा करता है। गेड़ा पुलिस के पास जाकर बात करने लगता है जिसे अभी भी पूरी बात का पता नहीं होता। जब पुलिस बताती है कि वो एक लाल कलर का पर्स ढूंढ रहे हैं और उसे लौटाने पर 1000 रुपए का इनाम मिलेगा तो गेड़े का चेहरे का रंग उड़ जाता है। गेड़ा तुरंत रऊफ की तरफ देखता है पर रऊफ कोई भी इशारा नहीं करता, इसलिए गेड़ा भी पुलिस को पर्स के बारे में कुछ नहीं बताता। जब पुलिस वहाँ से जाने लगी तभी रऊफ की माँ की वजह से उनकी पोल खुलते खुलते रह गई और पुलिस वाले रऊफ और गेड़ा को शक की नजर से देखने लगे पर बिना कुछ वहाँ से चले जाते हैं। अब रऊफ ये समझ जाता है कि पर्स में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे, लेकिन पुलिस इसके लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार है। इसका मतलब इस पर्स के अंदर की चीजें बहुत कीमती है। लेकिन जब पुलिस 1000 रुपए देने के लिए तैयार है तो मतलब पुलिस का कुछ और ही मकसद है और रऊफ को लगता है कि अगर आज 1000 मिल रहे हैं तो कल 2000 भी मिल सकते हैं, इसलिए अभी पर्स देना सही नहीं है। पुलिस के तलाश के डर से रऊफ ये फैसला करता है कि वो पर्स को ऐसी जगह छुपा देगा जहां कोई न पहुंच सके। इसके बाद रऊफ और गेड़ा गंदे नाले के रास्ते होते हुए इस पर्स को छुपाने निकल जाते हैं। रऊफ और गेड़ा नाले के रास्ते निकलते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक और लड़का रहता है जिसका नाम है लेफ्ट बहुत ही दुबला पतला है और वो हर वक्त गंदा रहता है और उसे ऐसी बीमारी है कि लोग उसके पास जाने से भी डरते हैं। रऊफ जब लेफ्ट के पास पर्स छुपाने की बात करता है तो लेफ्ट सीधा 500 रुपए मांग लेता है क्योंकि उसने भी पुलिस की तरफ से इनाम की बात सुन ली होती है। रऊफ को 500 रुपए ज्यादा लगते हैं और वो पर्स लेके यहाँ से जाने लगता है। तभी लेफ्ट रऊफ को रोकता है और कहता है कि पुलिस इसी चीज के पीछे है। लेफ्ट पूछता है कि आखिर वो पर्स लेकर कहाँ जाएंगे, क्या आप फिर से उसी गंदी नाली में जाओगे। इसके बाद रऊफ, गेड़ा और लेफ्ट तीनों मिलकर शहर से निकल जाते हैं और पुलिस से बचने के लिए वो जमीन के नीचे से बने हुए रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ एक जगह पर उन्हें वो लॉकर मिल जाता है जिसकी चाबी पर्स में होती है। अब दिक्कत ये थी कि वहाँ पर पुलिस का पहरा होता है और लॉकर तक कैसे पहुँचा जाए। तब गेड़ा हिम्मत दिखाता है और लोहे की जाली से बाहर निकलकर एक राहगीर का बैग छीन कर भागने लगता है। सारा ध्यान गेड़ा की तरफ चला जाता है और पुलिस इसके पीछे भागती है और इसी मौके का फायदा उठाकर रऊफ और लेफ्ट जाली हटाकर अंदर आते हैं और चाबी से लॉकर खोल देते हैं। लेकिन इन दोनों को हैरानी तब होती है जब लॉकर के अंदर सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है। उनके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकलकर घर जाने वाली ट्रेन में कूद जाते हैं। रऊफ खिड़की से बाहर गेड़ा का नाम पुकारने लगता है। उसे डर होता है कि गेड़ा पकड़ा ना गया हो। तभी गेड़ा दूसरी तरफ से ट्रेन के अंदर आता है। ये तीनों दोस्त सही सलामत अपना काम पूरा कर लेते हैं। गेड़ा जल्दी से वो चिट्ठी खोल कर देख लेता है पर उसे लगता है कि यह होसे की लिखी हुई किसी कैदी के नाम की चिट्ठी है और उन्हें अंदाजा नहीं होता कि यही चिट्ठी इन तीनों की जिंदगी बदलने वाला है। ये जानने के लिए पुलिस इस चिट्ठी के पीछे क्यों पड़ी है, वो तीनों चुपके से चर्च में घुसते हैं। वहाँ रऊफ और उसके दोस्त पादरी के कंप्यूटर पर उस कैदी के बारे में चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो कैदी गरीबों के लिए एक केस लड़ने वाला वकील है। उस वकील का नाम होसे था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक क्रांतिकारी नेता था, लेकिन बाद में रूलिंग पार्टी ने उसे जेल में डाल दिया। इसी बीच पुलिस वाले सभी कूड़ा इकट्ठा करने वालों को पर्स ढूंढने के काम पर लगा देते हैं। पुलिस को शक होता है क्योंकि वो गौर करता है कि रऊफ और गेड़ा काम पर नहीं आया है। पुलिस ऑफिसर फ्रेड को यकीन होता है कि पर्स उसी के पास है। इसी रात फ्रेड के आदमी चुपके से आते हैं और रऊफ को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। जब तक गेड़ा वहाँ पर पहुँचता है पुलिस की गाड़ी रऊफ को लेकर भाग चुकी थी। गेड़ा तुरंत मदद के लिए पादरी के पास भागता है। गेड़ा और पादरी बिना वक्त गवाए पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। ये पादरी रऊफ की फोटो दिखाकर पुलिस से उसे छोड़ने को कहता है पर पुलिस वाला उनकी बात अनसुनी कर देता है। गुस्से में पादरी लोहे का दरवाजा पकड़कर रऊफ का नाम चिल्लाने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गेड़ा और पादरे पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं था वहाँ है ही नहीं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर फ्रेड रऊफ को एक सुनसान जगह पर लेके जाता है और उसे एक बोरे में बंद करके पुलिस की गाड़ी में डाल देता है। वो गाड़ी को पागलों की तरह खाली सड़क में इधर उधर घुमाने लगता है जिससे रऊफ अंदर बुरी तरह टकराता है और वो जख्मी होता है। फ्रेड फिर से रऊफ से पूछता है कि पर्स कहाँ है। रऊफ के कुछ न बोलने पर फ्रेड को गुस्सा आता है और उसे
दोबारा गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है और उसे ऐसे ही 1 घंटे तक घुमाता है। 1 घंटे बाद जब गाड़ी की डिक्की खोली जाती है तो रऊफ अधमरी हालत में होता है। फ्रेड रऊफ से कहता है कि पर्स का असली मालिक होसे पुलिस के टॉर्चर से मर चुका है और अगर रऊफ ने सच नहीं बताया तो उसका भी वही हाल होगा। लेकिन रऊफ को पता था कि अगर उसने मुंह खोला तो गेड़ा और लेफ्ट की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। फ्रेड का सब्र टूट जाता है और वो अपने आदमियों को रऊफ को खत्म करने को कहकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन फ्रेड को ये अंदाजा नहीं था कि उसके साथी पुलिस वाले होसे उस चिट्ठी के लफड़े में नहीं फंसना चाहते थे, क्योंकि वो मामला बहुत बड़ा था। इसलिए वो पुलिस वाले रऊफ को छुपके से छोड़ देते हैं और फ्रेड की ये गलती उसे बाद में बहुत भारी पड़ने वाली थी। अगले दिन गंभीर रूप से जख्मी रऊफ को सड़क के किनारे मिलता है। बस्ती के लोगों को जब रऊफ घायल हालत में मिलता है तो वो उसे तुरंत चर्च ले जाते हैं। पादरी राफेल के जख्मों पर टांके लगाते हुए उन्हें समझाते हैं कि अगर उन्हें वो पर्स मिला है तो अभी भी मौका है उसे पुलिस को सौंप देने का। लेकिन रऊफ, गेड़ा और लेफ्ट ने उस पर्स के लिए बहुत कुछ झेला था। राफेल की तो जान जाते जाते बची थी और अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। पादरी के जाने के बाद तीनों उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ अब उस कैदी का नाम था और उन्हें समझ आता है कि अब किसी बाहरी मदद की जरूरत है। वो पादरी की असिस्टेंट के पास जाते हैं और बताते हैं कि रऊफ के जान को खतरा है और उन्हें पुलिस के खिलाफ केस करने के लिए एक वकील चाहिए। लेकिन कोई भी आम वकील पुलिस से पंगा लेने के लिए तैयार नहीं था। तभी गेड़ा बताता है कि उसका एक दादा है जो वकील है, पर वो अभी जेल में बंद है। असिस्टेंट हैरान होती है कि आखिर एक कैदी वकील उनकी मदद कैसे करेगा, पर गेड़ा के मजबूर करने पर वो मान जाती है। अगले दिन असिस्टेंट गेड़ा के साथ जेल पहुंचती है। असिस्टेंट के गोरा होने की वजह से उन्हें अंदर जाने में थोड़ी आसानी होती है, फिर भी उन्हें गार्ड को 500 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। आखिर में वो उस कैदी वकील से मिल लेते हैं। शुरू में वो बूढ़ा वकील उन पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि वो किसी फायदे के लिए आए हैं, पर जैसे ही गेड़ा होसे का नाम लेता है वो बूढ़ा एकदम सीरियस हो जाता है। गेड़ा उस चिट्ठी की एक एक बात इसे सुनाता है। तब असिस्टेंट को एहसास होता है कि ये कोई मामूली बूढ़ा नहीं बल्कि सालों पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला मशहूर नेता है। वो भी अब सत्ताधारियों के खिलाफ इस लड़ाई में फंस चुकी थी। चिट्ठी की बातें सुनकर वो बूढ़ा वकील बहुत भावुक होता है और पुलिस वाले से अपनी बाइबल लाने को कहता है। लेकिन पुलिस वाला कहता है मिलने का समय खत्म हो गया है और वो कल आकर वो किताब ले सकते हैं। वो खुद उसे उनके हाथ में देगा। बूढ़ा वकील बेबस था और उसे उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी बेबसी में गेड़ा को उस बाइबल में छुपा हुआ राज बताता है। दूसरी तरफ रऊफ और लेफ्ट भी खाली नहीं बैठे थे। रऊफ लेफ्ट को लेकर शहर के बीचों बीच बने एक बड़े इलाके में जाता है। असल में जब कल रात पुलिस रऊफ को टॉर्चर कर रही थी तब उसने गलती से वहाँ के डिप्टी मेयर का नाम सुन लिया था और रऊफ समझ गया था इस पूरे मामले के पीछे उसी का हाथ है। रऊफ और उसका दोस्त सबूत ढूंढने के लिए डिप्टी मेयर के घर में घुस जाते हैं। जैसे ही वो दीवार फांदकर आंगन में पहुंचते हैं वहाँ का नौकर उन्हें देख लेता है, लेकिन उनकी फटी हुई हालत देखकर नौकर को उन पर तरस आता है। वो उन्हें पुलिस को पकड़ाने के बजाय चुपचाप बाहर लेके जाता है। बातों बातों में उन्हें पता चल जाता है कि होसे असल में डिप्टी मेयर का सबसे करीबी आदमी था। लेकिन 2 दिन पहले होसे ने डिप्टी मेयर के करोड़ों रुपए और रिश्वत के हिसाब वाली डायरी चोरी कर ली थी। होसे ने वो सब एक फ्रिज में छुपाया था और अगले दिन मजदूरों से उसे कहीं और भिजवाया था और इस तरह होसे ने चोरी को एक बड़े शातिर तरीके से अंजाम दिया था। रात को रऊफ, गेड़ा और लेफ्ट आगे की प्लानिंग करते हैं। उन्हें समझ आता है कि उस फ्रिज तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उस बाइबल के अंदर छिपे राज से ही मिलेगा। लेकिन उस लालची पुलिस वाले ने गेड़ा से बाइबल के बदले 1000 रुपए की मांग की थी। अब सबके सामने पैसों की दिक्कत आती है। सब पादरी की असिस्टेंट की तरफ देखने लगते हैं, पर उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे। असिस्टेंट कहती है कि पहले वो उनकी कहानी रिकॉर्ड करेगी और फिर पैसों का इंतजाम सोचेगी। इन सबको ये पता नहीं था कि डिप्टी मेयर को उनके जेल जाने की खबर मिल चुकी है। उसने तुरंत पुलिस ऑफिसर फ्रेड को फोन किया और ऑर्डर देता है कि उन बच्चों को खत्म कर दो। थोड़ी देर बाद रऊफ को बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। तीनों दोस्त जान बचाकर भागने लगते हैं, पर बदकिस्मती से पुलिस असिस्टेंट को पकड़ लेती है और जाते जाते पुलिस वाले पूरी बस्ती में आग लगा देते हैं। बेचारे कूड़ा साफ करने वाले बेघर हो जाते हैं और चर्च में पनाह लेते हैं। हालात को बिगड़ते हुए देखकर लेफ्ट चुपके से पादरी के कमरे में घुस जाता है और उनकी अलमारी से पैसे चुरा लेता है ताकि बाइबल हासिल की जा सके। उधर गेड़ा मौका पाकर एक नुकीले हुक से उस लालची पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उससे वो बाइबल छीन ली। गेड़ा रसोई के छोटे रास्तों का फायदा उठाकर छत की तरफ भागता है और वहाँ से वो बाइबल लेफ्ट की तरफ फेंक देता है। पुलिस वाले ये देखकर गेड़ा के पीछे पड़ जाते हैं। तभी रऊफ अपनी साइकिल लेकर आता है और लेफ्ट फुर्ती से रऊफ की चलती साइकिल में वो बाइबल को उछाल देता है और ये तीनों दोस्त अपनी चालाकी
बारीकी से पुलिस को गोल गोल घुमा देते हैं, जिससे पुलिस वाले चिढ़कर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर रऊफ निडर होकर उन्हें बुरा भला सुनाता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये तीनों एक पुरानी इमारत में छुप जाते हैं। गेड़ा बाहर खाने की तलाश में निकल जाता है, जबकि रऊफ और लेफ्ट वहीं रुककर बाइबल का राज सुलझाने में लग जाते हैं। वो उस पुराने लॉटरी टिकट के पीछे लिखे हुए नंबरों को बाइबल के पन्नों और लाइनों से मिलाते हैं। उधर गेड़ा पास के एक इलाके में कूड़े के ढेर से खाना ढूंढ रहा होता है। तभी एक लड़की उसे देखकर उसकी तरफ खींची चली आती है और उससे बातें करने लगती है। अभी उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ आती है। गेड़ा समझ जाता है कि उनकी खबर पुलिस को लग चुकी है और वो वहाँ से तेजी से भागता है। सीढ़ियों पर पुलिस वालों का पहरा था, इसलिए गेड़ा अपनी जान जोखिम में डालकर दीवार के सहारे ऊपर चढ़ जाता है और पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले अपने साथियों को खबर कर देता है। तीनों दोस्त बंदरों की तरह फुर्ती से छतों के ऊपर भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वही लड़की उन्हें देख लेती है और उन्हें लड़कों के एक ग्रुप के पास उन्हें लेके जाती है। जब इन लड़कों को पता चल जाता है कि पुलिस इन बच्चों के पीछे पड़ी है, तो वो उनकी मदद करते हैं और अपने बाइकों पर बिठाकर पुलिस के नाके को तोड़ते हुए उन्हें सुरक्षित निकाल लेते हैं। बाद में फ्रेड भी उसी अधबनी इमारत में पहुंच जाता है, जहां उसे दीवार पे लिखे कुछ नंबर मिलते हैं। वो नंबर असल में एक फोन नंबर था और वो पहले ही उस नंबर पे फोन कर चुका था, जो एक कब्रिस्तान का निकलता है। अब उन्हें समझ में आता है कि ओसे ने सारा सामान और पैसे कब्रिस्तान की एक कब्र में छुपाए हैं। बाइबल के इशारों को समझते हुए वो तीनों उस कब्रिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। वो तीनों 17 नंबर की कब्र के सामने पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है। पता चलता है कि वो होसे की बेटी है। उसने अपने पापा से यही मिलने का वादा किया था, पर उसे नहीं पता था कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि पुलिस ऑफिसर फ्रेड भी वहाँ पे पहुंच जाता है। वो गेड़ा और लेफ्ट को पकड़ के DDH लेके जाता है और रऊफ को धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बताया कि सामान कहाँ है तो वो उन्हें मार देगा। रऊफ ना चाहते हुए भी सच बता देता है। फ्रेड के हुक्म पर वो कब्र की दीवार तोड़ देते हैं और ताबूत को बाहर निकालते हैं। जैसे ही ताबूत खुलता है, फ्रेड की आंखें फटी रह जाती है। वो पैसों और रिश्वत की डायरी से भरा हुआ था। फ्रेड खुश होकर डिप्टी मेयर को फोन करता है कि उसे डायरी मिल गई है, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि करोड़ों रुपए गायब हैं, ताकि वो उन्हें खुद रख सके। फ्रेड अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी होसे की बेटी चुपके से उसके पीछे पहुंचकर एक भारी पत्थर उठाकर फ्रेड के सिर पे मार देती है। मौका पाकर रऊफ जमीन पर गिरी पिस्टल उठा लेता है और फ्रेड के माथे पर तान देता है। उसके साथी चिल्लाते हैं कि गोली मार दो। राफेल का हाथ कांपने लगता है। उसे फ्रेड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो इतना बेरहम नहीं था कि किसी की जान ले ले। रऊफ पिस्टल हटाकर फ्रेड के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है और पैसों का बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो पैसों को एक कूड़े वाली गाड़ी में छुपाकर अपनी पुरानी बस्ती लौट आते हैं। यहाँ उन्होंने अपने जिंदगी के 10 साल बिताए थे। उनका मकसद अब उन पैसों से वहाँ के गरीबों की किस्मत बदलना था। रऊफ पैसों के 3 बड़े बैग लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाता है और लाखों रुपए नीचे बस्ती की तरफ उड़ा देता है। नोटों की बारिश देखकर गरीब लोग अपना काम छोड़कर पैसों को बटोरने लगते हैं। उधर लेफ्ट चुपके से पादरी के कमरे में जाता है और जो पैसे उसने चुराए थे उसका 10 गुना वापस रख देता है। साथ ही वो डिप्टी मेयर की डायरी भी वहीं पे छोड़ देता है। पादरी और उसकी असिस्टेंट उस डायरी के सारे सबूत इंटरनेट पे डाल देते हैं और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल जाती है और मीडिया में डिप्टी मेयर के काले कारनामों का पर्दाफाश हो जाता है। पूरे शहर के लोग रऊफ और उसके दोस्तों की सलामती की दुआ मांग रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि वो तीनों दोस्त पैसों का आखिरी बैग लेकर समुद्र किनारे निकल चुके हैं, जहां अब वो एक आजाद और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।